नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा विवेच्य विषय है सिंधु हड़प्पा लिपि। जैसा कि आप सबको पता है, किसी भाषा द्वारा संप्रेषित होने वाले कथ्यों या कथ्य की इकाइयों, वाक्य, पद या शब्द, अक्षर, ध्वनि आदि को लिखित रूप प्रदान करने की रूढ़ या दृच्छिक व्यवस्था को लिपि कहते हैं। ज्ञात भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, है, जो नदी घाटी सभ्यता काल के अंतर्गत 3300 से 1300 ईसा पूर्व के दौरान व्याप्त मानी जाती रही है। उसी सभ्यता में प्राप्त मुहरों आदि पर अंकित चिन्हों को लेकर जो एक चर्चा चलती रही है, यह एक लिपि है, उसी के इर्द गिर्द आज हम विचार करते हैं। इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, गनवेरीवाला तथा वर्तमान भारत के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि प्रांतों के रोपड़, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली, लोथल, सूरत कोतड़ा, बेट द्वारका, धौलावीरा, मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, हुलास आदि जगहों से मिले हैं, जिनमें उत्खनन का कार्य 19वीं सदी के मध्य से लेकर रुक रुक कर आज तक जारी है और अब तक लगभग 1400 ऐसे स्थान मिल चुके हैं। उनमें से 900 के लगभग स्थान भारत की सीमा में हैं। शोधकर्ताओं ने इस सभ्यता के विभिन्न अवशेषों के साथ उन पर अंकित बहुत सारे चिन्ह भी पाए, जिसके आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि इस सभ्यता के निवासी लेखन पद्धति या लिपि से परिचित थे। इस सभ्यता की वही परिकल्पित लिपि सिंधु लिपि या इंडस स्क्रिप्ट या हड़प्पा लिपि या हड़प्पन स्क्रिप्ट अथवा सिंधु हड़प्पा लिपि, इंडस हड़प्पन स्क्रिप्ट कही जाती है। चूंकि सिंधु घाटी की सभ्यता अर्थात हड़प्पा संस्कृति भारत की प्राचीनतम सभ्यता मानी गई है, इसलिए उसकी परिकल्पित लिपि सिंधु हड़प्पा लिपि को प्राचीनतम भारतीय लिपि होने का गौरव प्रदान किया गया है। ब्राह्मी और खरोष्ठी तो उसके बाद की लिपियां ठहरती हैं। सिंधु हड़प्पा लिपि का पता उक्त सभ्यता के भिन्न भिन्न स्थलों की खुदाई से प्राप्त विभिन्न सामग्रियों से चला, जिन पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह खुदे हुए थे। उन सामग्रियों में मुहरें यानी सील, जो ठप्पा लगाने के लिए जो मुहरें होती हैं वही समझें, मुहरें, तांबे के औजार, आभूषण, तांबे और मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, सूचना पट्ट आदि थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को 1873 ईस्वी में हड़प्पा से एक ऐसी ही मुहर यानी सील मिली थी, जिस पर एक पशु के चित्र के साथ उसके ऊपरी हिस्से में लेखन जैसी कुछ आकृतियां उत्कीर्ण थीं। तब से लेकर अब तक वैसी 4000 मुहरें मिल चुकी हैं, जिन पर बैल, भैंस, बारहसिंगा आदि पशुओं व मानव या देवताओं की आकृतियों के साथ विभिन्न चिन्हों में कुछ लेखन जैसी चीज मौजूद है।
उन्हें देखकर पुरातात्विक और ऐतिहासिक शोधकर्ताओं को उनमें किसी लिपि की विद्यमानता का आभास हुआ। वैसे यह विषय आज तक विवादित है कि वे चिन्ह सचमुच किसी लिपि के ही हैं या यूं ही कुछ चित्र या भाषेतर संकेत भर हैं वे। परंतु विद्वानों का बहुमत मोटे तौर पर यह मानता है कि उनमें किसी लिपि का अस्तित्व निहित है। उक्त लिपि यानी जिसे सिंधु हड़प्पा लिपि कहा जाता है, वह उसके वाचन के कार्य में बहुत सारे देशी विदेशी लिपि विशेषज्ञ लगभग शताब्दी भर से लगे हुए हैं और इस क्रम में 100 से अधिक प्रयत्न हो चुके हैं। कई ने तो उन चिन्हों को पढ़ लेने के दावे भी किए हैं और उनके आधार पर उन्होंने हड़प्पा संस्कृति के बारे में कुछ नई जानकारी देने का भी प्रयास किया है, परंतु उनके दावों या प्रयत्नों की प्रामाणिकता अब तक संदिग्ध ही बनी हुई है और कुल मिलाकर उक्त लिपि पर से अब तक रहस्य का पर्दा नहीं उठ सका है। हड़प्पा संस्कृति के प्राप्त उक्त विशिष्ट चिन्हों के विकोडन यानी डिकोडिंग अथवा सिंधु हड़प्पा लिपि के वाचन हेतु प्रयत्नशील रहे ऐसे विद्वानों और शोधकर्ताओं में कुछ प्रमुख नाम हैं। लैंगडन, एस स्मिथ, सीजे गैड, जी.आर. हंटर, एच. हेरास, शिकारीपुरा रंगनाथ राव जिसे संक्षेप में S.R. राव कहते हैं, एफ. रेमंड आल्चिन, जॉन न्यूबेरी, इरावत्थम महादेवन, प्राणनाथ, यूरी कोरोजोव, अस्को पारपोला, माइकल विट्जल, स्टीव फॉर्मर स्प्रोट आदि। जब तक इस लिपि के कूटों यानी कोडों को समझ न लिया जाए, तब तक इस पुरातन सभ्यता के बारे में ज्ञान की एक बड़ी खिड़की बंद ही रहेगी। हम तब तक उसके निवासियों, उनकी सोच या उनकी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि विचारधाराओं के बारे में कोई प्रामाणिक राय नहीं बना सकते, जब तक कि उनके द्वारा उत्कीर्ण संकेतों अर्थात सिंधु हड़प्पा लिपि का सफल वाचन या तात्पर्य ग्रहण हम न कर लें। इस लिपि की समझ के अभाव में यह निर्धारित कर पाना भी सरल नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य थे, द्रविड़ थे, सुमेरियन थे या अन्य थे। इसके बोध के बिना उक्त लिपि के स्वरूप या उसके प्रतीकों की ठीक ठीक संख्या के विषय में भी कोई निश्चित मत बनाना संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात जिसका पहले भी संकेत किया जा चुका है वह यह है कि वे प्रतीक किसी भाषा विशेष को व्यक्त करने वाली पद्धति यानी लिपि के ही अंग हैं या कुछ भाषेतर यूं ही कुछ चित्र आदि हैं। यह सवाल भी इस कथित लिपि की अबोधगम्यता के कारण आज तक लगभग अनुत्तरित ही रहा है। हम जानते हैं कि लिपि के विकास के कई सोपान होते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं चित्रलिपि, भावलिपि और ध्वनि लिपि। सिंधु हड़प्पा लिपि इनमें से किस सोपान पर थी, इस सवाल पर अभी तक विद्वानों के बीच मतैक्य नहीं हो सका है। हड़प्पाई मोहरों पर प्रायः एक ही पंक्ति में कुछ लिखा मिलता है, जो शोधकर्ताओं के अनुमान के अनुसार उनके स्वामियों के नाम, पदनाम आदि को दर्शाता है। शोधकों ने यह भी कहा कि उन पर पशु मानववादी का बना चित्र अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से उसका अर्थ बताता था। मोहरों के अधिकांश अभिलेख बहुत संक्षिप्त, लगभग 4 से 5 चिन्हों तक सीमित हैं और सबसे लंबे अभिलेख में अभी तक 26 के लगभग चिन्ह मिले हैं। अब तक उपलब्ध विभिन्न सामग्रियों, खासकर मोहरों पर उत्कीर्ण 375 से 400 तरह के मुख्य चिन्ह पाए गए हैं। वैसे इस बात को लेकर भी विवाद है कि उन चिन्हों की संख्या कितनी है। कुछ लोग चिन्हों की संख्या 700 तक
खींच कर ले जाते हैं। यहाँ एक बात यह भी कही जा सकती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम ध्वन्यात्मक लिपि के संदर्भ में भी समझ सकते हैं कि एक ही वर्ण को कई लोग अलग अलग तरह से लिखते रहते हैं, तो उससे एक आभास होता है कि चिन्हों की संख्या बढ़ गई। तो क्या यह हड़प्पाई लिपि में नहीं हुआ होगा कि एक ही प्रकार के कथ्य को अंकित करने की जो प्रणाली थी वह कुछ कुछ व्यतिरेक को प्राप्त होने से चिन्हों की संख्या 700 तक पहुंच गई है। मोटे तौर पर विद्वान चिन्हों की संख्या 400 तक निश्चित करते हैं। चिन्हों की इतनी बड़ी संख्या को देखकर अधिकांश विशेषज्ञों ने यह विचार व्यक्त किया कि उनमें निहित लिपि ध्वनि लिपि तो कम से कम नहीं हो सकती, यानी वे लिपि चिन्ह किसी ध्वनि को रिफ्लेक्ट नहीं करते, ध्वनि को अभिव्यक्त नहीं करते। ऐसा इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि किसी भी भाषा में 400 के लगभग ध्वनियां नहीं होती। कुछ मोहरों पर लेखन क्रम में दाईं ओर चौड़ा अंतराल है तो बाईं ओर वह संकुचित है। उसे देखकर उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि उत्कीर्ण करने वाले ने दाईं ओर से लिखना शुरू किया होगा, जिससे बाईं ओर तक जाते जाते जगह कम पड़ गई होगी। इस आधार पर यह परिकल्पना भी की गई कि सिंधु हड़प्पा लिपि दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती थी, जैसे कि फारसी लिपि में होता है। पर इन्हें तब तक महज अनुमान या परिकल्पना माना जाएगा जब तक यह लिपि अबूझ बनी रहेगी। इस संदर्भ में एक बात और कही जा सकती है कि कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार ये मुहरें यदि व्यापारिक प्रयोजनों से बनाई गई थी, सामान भेजते समय गीली मिट्टी पर एक छाप देने के लिए, तो हम जानते हैं कि उसमें जो उत्कीर्ण संकेत होंगे वे उल्टे अंकित किए जाते होंगे, तभी छाप देने पर वे सीधे अंकित होते होंगे। तो फिर यह थ्योरी भी गिर जाती है कि यह जो लिपि है सिंधु हड़प्पा लिपि वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इस प्रकार की बहुत सारी थ्योरियां या मतवाद दिखाई देते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर किसी एक के पक्ष में खड़ा होना आसान नहीं है। सच तो यह है कि इस लिपि के स्वरूप और स्रोत को लेकर आज तक अटकलों और मनोहर कल्पनाओं का बहुत बड़ा घटाटोप छाया हुआ है। हड़प्पाई मुहर के पहले प्राप्तकर्ता अलेक्जेंडर कनिंघम ने सोचा था कि यह लिपि ब्राह्मी या उससे संबंधित है, जिसका समर्थन देशी विदेशी पुरातत्ववेत्ताओं जैसे G.R. हंटर, S.R. राव, F. रेमंड आल्चिन, जॉन न्यूबेरी, इरावत्थम महादेवन, कृष्णा राव आदि ने भी किया था। S.R. राव ने तो यहाँ तक कहा था कि परवर्ती हड़प्पा युग की जो मुहरें मिली वे वर्णमाला के आरंभ की सूचक हैं। उन्होंने सिंधु हड़प्पा लिपि के चिन्हों में एक रूपता देखने का प्रयास किया और उनकी तुलना ध्वनि प्रतीकों से की। साथ ही उन्होंने हड़प्पाई प्रतीकों की वाच्य ध्वनियों की एक सूची भी बनाई। कुल मिलाकर उन्होंने उनका संस्कृत उन्मुख पाठ किया, परंतु इस तरह की सोच स्थापनाओं या दावों के विरुद्ध प्रमाणों और तर्कों की कमी नहीं है। जैसा कि पहले भी कहा गया कि इस लिपि के प्रतीकों की संख्या को लेकर भी अच्छा खासा विवाद रहा है। हंटर के अनुसार इसमें लिपि चिन्हों की संख्या 253 है। लैंगडन के अनुसार यह संख्या 288 है। एस स्मिथ और सीजे गैड के अनुसार 396 है। स्मिथ ने तो इन प्रतीकों को 3 वर्गों में बांटा है: आदि के प्रतीक, अंत के प्रतीक और संख्या संबंधी प्रतीक। उदय नारायण तिवारी प्रतीकों की संख्या 300 के बराबर मानते हैं। हाल फिलहाल में भी
सिंधु हड़प्पा लिपि के वाचन के ढेर सारे प्रयत्न हुए हैं, जिनमें चित्र विचित्र कल्पनाएं और दावे प्रतिदावे दृष्टिगोचर होते हैं। माइकल विट्जल, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हैं, और स्टीव फॉर्मर ने हड़प्पाई संकेतों को लिपि चिन्ह मानने से इनकार करते हुए यह स्थापना दी थी कि सब के सब अभाषिक प्रतीक हैं जो परिवार, समुदाय, देवता, धर्म आदि से संबंधित हैं या इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। 2004 ईस्वी के एक लेख में फार्मर ने अपने दावे के पक्ष में यह तर्क दिया था कि इनमें से कई चिन्ह विरल प्रयुक्त हैं, परंतु अस्को पारपोला, जो फिनलैंड के विद्वान हैं, ने 2005 ईस्वी के एक लेख में उनके तर्कों को निराधार ठहराते हुए कहा कि चीनी लिपि में भी तो कई विरल चिन्ह हैं, तो क्या वह भाषिक लिपि नहीं है। रूसी शोधकर्ता यूरी कोरोजोव के साथ पारपोला, जो फिनलैंड के हैं, ने उक्त चिन्हों का कंप्यूटर से विश्लेषण कर बतलाया कि ये एकाक्षरी लिपि, मोनोसिलेबिक स्क्रिप्ट के निदर्शक हैं। दोनों शोधकर्ताओं ने यह संभावना भी जतलाई कि हड़प्पन भाषा और उसकी लिपि का संबंध द्रविड़ परिवार से है। 2009 ईस्वी में विख्यात पत्रिका साइंस में प्रकाशित एक शोध आलेख में राजेश पी.एन. राव और इरावत्थम महादेवन ने भी फॉर्मर आदि के तर्कों का खंडन किया और हड़प्पा संस्कृति के उत्कीर्ण चिन्हों को भाषिक प्रतीक ही माना, जिनका साम्य उनके अनुसार सुमेरियन एकाक्षरी पद्धति के साथ ऋग्वैदिक संस्कृत, प्राचीन तमिल आदि की लेखन व्यवस्था से है। इसके पहले भी कई अन्य भारतीय इतिहासकारों और भाषाविदों जैसे राजबली पांडे, सुनीति कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी आदि ने भी सिंधु हड़प्पा लिपि से ब्राह्मी का सादृश्य स्वीकार करते हुए उसी से ब्राह्मी लिपि के विकास की संभावना पर बल दिया था। वहीं डॉक्टर प्राणनाथ, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के थे, ने एलामीये, क्रिटीये तथा सिंधु हड़प्पा लिपि का तुलनात्मक अध्ययन करके एक निर्देशिका भी तैयार की थी और दावा किया था कि इस लिपि का संबंध प्राचीन वैदिक संस्कृत से है। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी सुनीति कुमार चटर्जी के मत से सिंधु हड़प्पा लिपि में लिपि के विकास के कई चरण एक साथ नजर आते हैं, जैसे चित्र के बाद चित्रलिपि, उसके बाद अक्षर लिपि। उदय नारायण तिवारी को यह लिपि पूर्णतया न तो वर्णात्मक यानी फोनेटिक लगती है और न अक्षरात्मक यानी सिलेबिक, और न ही भावात्मक, क्योंकि इसमें प्रतीकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। यदि भावात्मक लिपि होती है तो उसमें प्रतीकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और यदि ध्वन्यात्मक लिपि होती है तो उसमें प्रतीकों की संख्या बहुत सीमित होती है। तिवारी जी इसे आंशिक रूप से भावात्मक व ध्वन्यात्मक मानने के पक्ष में हैं। डेविड डिरिंगर के अनुसार यह भाव ध्वनि संधि लिपि है। कई अन्य विद्वानों ने भी इसे भाव संकेतात्मक और ध्वनि संकेतात्मक लिपियों की मध्यवर्ती अवस्था की लिपि माना है। अनंत चौधरी के अनुसार यह अक्षरात्मक लिपि का आदि रूप है, जिसमें ब्राह्मी के रूप का पूर्वाभास जैसा दृष्टिगोचर होता है। इसी तरह कोई इसे चीनी की भांति एकाक्षरी लिपि यानी मोनोसिलेबिक लिपि मानता है, तो किसी को यह हिट्टाइट लिपि से मिलती जुलती प्रतीत होती है। समग्र रूप से देखा जाए तो कथित सिंधु हड़प्पा लिपि को लेकर नाना तरह के दृष्टिकोण, नाना प्रकार की कल्पनाएं और नाना प्रकार के मत हैं, परंतु इन तमाम स्थापनाओं की भीड़ में सत्यासत्य का निर्णय कर पाना आज की तारीख में संभव नहीं हो पाया है। सिंधु हड़प्पा लिपि के विकोडन या वाचन के आज भी सतत प्रयास चल रहे हैं, परंतु उसके रास्ते में इन कारणों से दुर्लंघ्य कठिनाइयां आज तक बनी हुई हैं। पहला कारण तो यह है कि उक्त चिन्ह यदि किसी भाषा को व्यक्त करते हैं तो उस भाषा की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। दूसरा कारण यह है कि उत्कीर्ण मुहरों पर पाए गए लेखन बहुत लंबे नहीं मिले हैं। उनमें प्रतीकों की अधिकतम संख्या 26 के आसपास ही मिली है।
और तीसरा कारण है किसी मुद्रा में यानी किसी मुहर में द्वैभाषिक पाठ, मतलब एक तात्पर्य से संबंधित दो अलग अलग माध्यमों यानी दो अलग अलग लिपियों की व्यवस्था में कोई अंकन जैसा कुछ नहीं मिल सका है जिससे डिकोडिंग करना या विकोडन करना आसान हो। मिस्र की सभ्यता की जो लिपि थी हीरोग्लिफिक, उसे इसलिए पढ़ा जा सका था क्योंकि 1798-99 ईस्वी के आसपास उसका एक त्रिभाषी शिलालेख मिल गया था जिसे रोजेटा स्टोन या रोसेटा स्टोन कहते हैं। उसमें एक ही कथ्य क्रमशः हीरोग्लिफिक, डेमोटिक और ग्रीक में लिखे हुए थे। तो सिंधु हड़प्पा लिपि के साथ यह सौभाग्य अभी तक नहीं मिला है। आज पूरी दुनिया को बेसब्री से उस क्षण का इंतजार है जब सिंधु हड़प्पा लिपि के वाचन हेतु शोधार्थियों और मनीषियों के निरंतर चल रहे अध्यवसाय को निर्णायक सफलता मिलेगी और इतिहास और भाषा विज्ञान के इस महत्वपूर्ण पक्ष पर पड़ा हुआ कुहासा छटेगा। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।